हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे पब्लिक फाइनेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आप लोग के 43 तक क्वेश्चन हो गए थे। 44 क्वेश्चन लेते हैं। संभावित ग्राहकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव बायर्स इज कॉल्ड प्री अप्रोच, प्री बायर्स, प्री सेल, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि संभावित ग्राहक यानी कि जो अभी आपके ग्राहक बने नहीं हैं लेकिन आपके आगे ग्राहक बन सकते हैं, तो उनके बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जानकारी लेना क्या कहलाता है। पूर्व पहुंच, पूर्व ग्राहक, पूर्व विक्रय, इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाता है पूर्व पहुंच यानी कि प्री अप्रोच। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि आपको ये पता करना है कि जो भी ग्राहक हैं, जो फ्यूचर में आगे ग्राहक बन सकते हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी होगी, आपको ये पता होगा कि उन्हें क्या चाहिए है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, किस तरह की वस्तु की उन्हें आवश्यकता है, तो आप आसानी से उन्हें वही चीज़ उपलब्ध कराकर उन्हें अपना ग्राहक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित ग्राहक के पास दोबारा जाना कहलाता है। रीअप्रोचिंग ए प्रोस्पेक्टिव बायर्स इज कॉल्ड कॉल बैक अप्रोच, क्यूरियोसिटी अप्रोच, गिफ्ट अप्रोच, इन्फॉर्मेशन अप्रोच। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको ये तो पता चल गया कि आपका संभावित ग्राहक कौन सा है, तो अब आपको दोबारा उसके पास जाना है जिससे कि आप उसे अपना ग्राहक बना सकें। तो उसको क्या कहा जाएगा, पुनः पुकार पहुंच, कौतूहल पहुंच, भेंट पहुंच या फिर सूचना पहुंच। तो वो कहलाता है आपका पुनः पुकार पहुंच यानी कि कॉल बैक अप्रोच। बाकी जो तीनों चीज़ें आपकी दे रखी हैं, कौतूहल पहुंच, भेंट पहुंच और सूचना पहुंच, वो आपका ग्राहक तक, संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के एक तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जैसे कि कथा पहुंच है, संदर्भ पहुंच है, सेवा पहुंच है, तथ्य पहुंच है, सर्वेक्षण पहुंच है, प्रदर्शन पहुंच है। बहुत से तरीके होते हैं जो ग्राहक होते हैं उन तक पहुंचने के। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित क्रेता के समक्ष वस्तु को प्रस्तुत करने को कहते हैं। टू प्रेजेंट द आर्टिकल टू द प्रोस्पेक्टिव बायर इज कॉल्ड इंटरव्यू, सर्विस, अप्रोच, प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि आपको ये तो पता चल गया कि संभावित क्रेता कौन है आपका, उसके समक्ष जब आप किसी अपनी वस्तु को रख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे से आप अपनी वस्तु को प्रेजेंट कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आप सामने वाले व्यक्ति को अपना ग्राहक बना सकते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये रहेगा जो क्रेता होगा उसकी समस्या को जानना कि वो किस लिए उस वस्तु को खरीदना चाहता है, ये क्या उसकी समस्या है। उसके बाद अपनी वस्तु को प्रेजेंट करके ये बताया जाएगा कि हाँ, आपकी जो भी समस्या है उसे हमारी ये वस्तु सॉल्व कर सकती है। और साथ ही क्या होगा कि हमारी कंपनी ही इस वस्तु की पूर्ति करेगी। जो संभावित क्रेता है प्रेरित होकर के उस वस्तु को ले ले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को प्रमाण के साथ दिखाना और ग्राहक को उदाहरण के साथ बताना कि वस्तु या सेवा किस प्रकार लाभकारी है कहलाता है। शो द आर्टिकल विथ प्रूफ एंड टेल द कस्टमर विद एन एग्जाम्पल दैट द आर्टिकल आर हाउ द सर्विस इज बेनिफिशियल इज कॉल्ड प्रॉफिटेबल प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी वस्तु को प्रमाण यानी प्रूफ के साथ दिखाना है, या कि इस तरह से समझ लीजिए कि ये चेक करके जो आपके सामने दिखा रहे हैं कि वस्तु जो भी वो है वो इस तरह की है, और ग्राहक को ये चीज़ बताना है जो भी वो वस्तु है या जो उससे सेवा दी जा रही है वो कैसे उसके लिए लाभकारी होगी। तो वो क्या कहलाता है, लाभकारी प्रदर्शन, कार्यविधि प्रदर्शन, प्रदर्शन, इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाता है कार्यविधि प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी वस्तु सेल की जा रही है, विक्रय किया जा रहा है जिस वस्तु का, उस वस्तु को पूरी तरह से एज ए प्रूफ वो दिखाया जाता है कि वस्तु इस तरह से काम करती है और क्या चीज़ें आपको उससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। अगर वो वस्तु बड़ी है तो कभी कभी छोटे मॉडल के तौर पर भी उस वस्तु को दिखाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं, तो जो भी फ़ोन आपको लेना होगा तो क्या होगा, जो भी विक्रेता होता है, सेलर होगा, वो क्या करेगा, डेमो के तौर पर आपको फ़ोन के सारे फीचर्स दिखाता है कि किस तरह से इस फ़ोन का कैमरा काम करता है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, सारी चीज़ें आप उसकी खुद देख करके उसके बाद उस फ़ोन को आप कहते हैं कि हाँ मुझे जब लेना है, तो आपको नया मॉडल निकाल करके उस फ़ोन का वो देता है। तो वही हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञापन की सफलता बहुत सीमा तक डैश पर निर्भर करती है। द सक्सेस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन डैश, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट अपील, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, नन ऑफ दीज।
क्वेश्चन में पूछ रहा है जो भी एक विज्ञापन किया जा रहा है किसी वस्तु के संबंध में, तो उसकी जो भी सफलता है वो किस पर ज़्यादातर डिपेंड करेगी। विज्ञापन व्यय पर, विज्ञापन अपील पर, विज्ञापन आय पर, इनमें से कोई नहीं। तो वो डिपेंड करती है विज्ञापन अपील पर, यानी कि जो भी विज्ञापन बनाया जा रहा है उस वस्तु से संबंधित, उसमें किस तरह की अपील की गई है, कैसे वो अपीलिंग है कि लोग उस वस्तु को खरीदें, उस पर वो डिपेंड करती है उस विज्ञापन की सफलता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो हम उसको देखते हैं तो क्या होता है वो हमें याद हो जाते हैं, बार बार हम उसे ही रिपीट करते रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि विज्ञापन किस तरह से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें किस चीज़ से रिलेटेड अपील की गई है जो कि आपको क्या कर रही है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञापन अपील जो उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने के लिए सुझाव दे वे कहलाती है। द एडवर्टाइजिंग अपील विच सजेस्ट टू द कंज्यूमर टू बाय द आर्टिकल इज कॉल्ड एडवर्स अपील, फेवरेबल अपील, इमोशनल अपील, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे विज्ञापन अपील जो उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने के लिए सुझाव देती है, यानी कि विज्ञापन में ऐसी तरह से दिखाया जा रहा है कि ये वस्तु आपको अगर खरीदेंगे तो आपको इससे ये लाभ होगा, तो वो कहलाती है आपकी अनुकूल अपील, यानी कि फेवरेबल अपील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा जो आपका प्रतिकूल अपील दे रखा है उसके अंतर्गत क्या होता है, निगेटिव तरीके से दिखाया जाएगा चीज़ों को। वो अपनी वस्तु का विज्ञापन तो करते हैं लेकिन साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि अगर इसको आपने यूज़ नहीं किया तो आपको क्या क्या हानि होंगी। और साथ में जो भावात्मक अपील है तो जो मानवीय भावनाओं पर आधारित होती हैं वो आपकी भावनात्मक हो जाएंगी, जैसे कि स्वास्थ्य है, देशभक्ति है, सफलता है, भय है, स्नेह है, ये सारी चीज़ें आपकी भावनात्मक अपील में चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से अर्थ उन कदमों से है जो विक्रय करने या बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। डैश मीन्स दोज स्टेप्स विच आर टेकन टू प्रमोट और इंक्रीज द सेल, सेल्स प्रेजेंटेशन, एंड ऑफ सेल, सेल्स प्रमोशन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसे वो सारे स्टेप्स या ऐसे कदम जो किसी विक्रय को, किसी वस्तु के विक्रय को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। विक्रय प्रस्तुतिकरण, विक्रय समाप्ति, विक्रय संवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाते हैं विक्रय संवर्धन, यानी कि सेल्स प्रमोशन, यानी कि हम किस तरह से अपनी वस्तु का प्रमोशन करें, सेल्स का प्रमोशन करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु की बिक्री हो, विक्रय बढ़े। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सेल्स प्रमोशन के बहुत से तरीके भी होते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं। अगर क्वेश्चन जिस तरह से आएंगे मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट में समझें तो जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी बाय 3 गेट 1 फ्री, एक या इस तरह का आपका रहता है। जैसे आप अगर एक जो है सोप खरीद रहे हैं तो आपको ये लगता है कि अगर हम 3 एक साथ खरीदेंगे तो एक साथ में आपको फ्री मिल जाएगा, तो आप क्या करते हैं पूरा पूरा कॉम्बो जो उनका 3 का होता है वो खरीद लेते हैं, आपको लगता है कि आपने फ्री ले लिया। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं साथ में, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बड़ी वस्तु खरीदी है तो उनका कोई नया प्रोडक्ट आता है तो साथ में ही क्या करते हैं, एक तरह से उनका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, दूसरी तरह से आप उस वस्तु को खरीद भी लेते हैं। कोई शैम्पू है उसके साथ में उन्होंने नया कंडीशनर लॉन्च किया है अपना, तो क्या कर रहे हैं उस कंडीशनर को उस शैम्पू की बड़ी बॉटल के साथ में आपको देते हैं। तो उससे ये रहता है कि उनका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और साथ में क्या होता है कि आप इस वजह से उनकी बड़ी बॉटल को खरीद भी लेते हैं। अगर आप छोटे लेने गए हैं लेकिन आप क्या करते हैं, आप बड़ी बॉटल ले लेते हैं, इसलिए कि आपको साथ में उसका कंडीशनर भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सेल को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से सेल्स को प्रमोट किया जाता है। आगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से मैं आपको समझाती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर सभी को उपभोक्ता संवर्धन उपकरण माना जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स एक्सेप्ट सैंपल्स, पुश मनी, कूपन्स, पैट्रोनेज, रिवॉर्ड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कोई एक है जो कि उपभोक्ता संवर्धन का उपकरण नहीं है, बाकी सभी क्या हैं उपभोक्ता संवर्धन उपकरण में आते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, नमूने, पुश मनी, कूपन, समर्थक प्रतिफल। तो वो हो जाएगा आपका समर्थक प्रतिफल, पैट्रोनेज, रिवार्ड। आइए एक बार देख लेते हैं कि जो भी सेल्स प्रमोशन होता है उसके कौन कौन से उपकरण होते हैं। आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे, तो ये क्या है आपके विक्रय संवर्धन के उपकरण भी हैं, इसके प्रकार भी हैं और विधियां भी हैं। तो ये 3 तरह का हो जाएगा, एक उपभोक्ता से संबंधित होंगे, दूसरे मध्यस्थ से, तीसरे विक्रय शक्ति से। तो जो उपभोक्ता से संबंधित होंगे उसमें मुफ्त नमूने हैं या मुफ्त परीक्षण है, कूपन कभी कभी साथ में दिए जाते हैं, कभी धन वापसी का प्रस्ताव रहता है, मूल्य में कमी हो जाती है, आपने देखा होगा 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, ये चीज़ें होती हैं। प्रीमियम दिया जाता है, प्रतियोगिताएं, टिकट दिया जाता है, प्रदर्शन है और पुनः खरीद भत्ता है। तो ये हो जाते हैं विक्रय संवर्धन के उपभोक्ता से संबंधित उपकरण। फिर आ जाता है मध्यस्थ से, जो कि मीडिएटर होता है वस्तु को आप तक पहुंचाने वाला, जैसे एजेंसीज होती हैं, फुटकर विक्रेता हैं, ये सब हो जाता है इसमें। क्रय भत्ता है, पुनः खरीद भत्ता है, गणना है, पुनः गणना है, मुफ्त माल है, व्यापारिक भत्ता है, डीलर विक्रय संवर्धन है, पुश मनी या प्रीमियम है। फिर आ जाता है विक्रय शक्ति, जिसमें बोनस दिया जाता है, अधिक कमीशन और प्रतियोगिताएं। तो ये हो जाएंगे आपके विक्रय संवर्धन के उपकरण। इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, मध्यस्थ से संबंधित पूछ सकता है, विक्रय शक्ति से संबंधित पूछ सकता है, तो आप जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता प्रचार उपकरण एक नए उत्पाद को प्रस्तुत करने का प्रभावी लेकिन सबसे खर्चीला तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स इज द मोस्ट इफेक्टिव बट मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट? कूपन्स, प्राइस पैक्स, कंटेस्ट, सैम्पल्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई नया उत्पाद है, कोई नया प्रोडक्ट हमने बनाया है, किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, अब उसको प्रमोट करना चाह रहा है, तो इसमें से कौन सा तरीका जो होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा लेकिन वो खर्चीला भी है? कूपन, मूल्य पैक, प्रतियोगिताएं, नमूने। तो जो नमूने दे रखे हैं यानी कि सैंपल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड माना जाता है अपनी वस्तु को प्रमोट करने का। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, आपके भी घर पर कभी आए होंगे कि सेल्समैन होते हैं, तो क्या होता है वो फ्री में जो सैंपल्स होते हैं वस्तुओं के, अक्सर वॉशिंग पाउडर के हैं या चाय पत्ती का है जो नई आई होती है, तो उसको घर घर क्या करते हैं उसके सैंपल्स को बांटते हैं जिससे कि लोग उन वस्तुओं का यूज़ करें। जब उनको वो अच्छी लगेंगी तो क्या करेंगे, जो भी उनके नज़दीकी स्टोर्स होंगे वहाँ पर उसकी डिमांड करेंगे। जब वहाँ स्टोर पर डिमांड होगी वो भी क्या करेगा, उसके जो थोक विक्रेता होंगे या जो कंपनी होगी उनसे कॉन्टैक्ट करके उन वस्तुओं को अपने यहाँ रखेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप किसी शॉप पर जाते हैं तो भी आपको फ्री सैंपल साथ में उस वस्तु के दिए जाते हैं, या कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर पहले से अपना प्रोडक्ट कोई बेच रहा होता है उसी के साथ जो नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करता है तो वो उसे भी उसी के साथ अटैच करके फ्री में देता है, जिससे कि आप उसको जब खरीदेंगे आपको अच्छा लगेगा तो साथ में, जिससे कि जब आप उसको यूज़ करेंगे आपको अच्छा लगेगा तो बाद में आप उसकी डिमांड भी करेंगे। तो ये सारे तरीके हो जाते हैं सेल्स प्रमोशन के, जिनको आप नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज़ तो करते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कंपनी अपनी वस्तुओं को प्रमोट कर रही है इस तरीके से। तो एक्सपेंसिव किस लिए होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो काफ़ी सैंपल्स अपने फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं आपको, तो क्या होगा, कॉस्ट तो आ रही है लेकिन उस पर उनको कोई भी प्रॉफिट या भी कोई भी जो भी उनकी लागत है वो वापस नहीं मिल रही होती है। इसलिए मेथड क्या होता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है लेकिन साथ ही उतना ही इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि आप खुद उस वस्तु को यूज़ करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो वस्तु अच्छी है या बुरी है, आप आसानी से उसको जज कर पाते हैं, इसलिए वो इफेक्टिव भी है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रमाण पत्र हैं जो खरीदारों को निर्दिष्ट उत्पादों को खरीदने पर बचत देते हैं। डैश आर सर्टिफिकेट्स दैट गिव्स बायर्स अ सेविंग व्हेन दे परचेज स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, सैंपल्स, प्रीमियम्स, कूपन्स, नन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनको खरीदारी, जब भी आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसके साथ आपको मिलते हैं और साथ ही उनको दोबारा जब आप कोई भी निर्दिष्ट वस्तु को जब खरीदेंगे तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है कूपन। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं खरीदने पर साथ में आपको कूपन कार्ड मिलता है कि 5 रुपये का, 10 रुपये का, कि इतना आप जब दोबारा जो है उस वस्तु को खरीदेंगे तो उस पर आपको ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विपणन सेवा फर्म जो कंपनियों को उनके विज्ञापन कार्यक्रमों के सभी या भागों की योजना बनाने, तैयार करने, कार्यान्वित करने और मूल्यांकन करने में सहायता करती है उसे कहा जाता है। अ मार्केटिंग सर्विसेज फर्म दैट असिस्ट कंपनीज इन प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑल आर पोर्शंस ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड मार्केटिंग कंट्रोल ग्रुप, प्रोडक्ट सर्विस यूनिट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सिचुएशन कंसल्टेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई एक विपणन सेवा फर्म है जो कि जो कंपनियां होती हैं जो विज्ञापन वो बना रही होती हैं और विज्ञापन के किसी भाग में उसको बनाने में, उसकी योजना तैयार करने में, उसका मूल्यांकन करने में, उसको कार्यान्वित करने में सहयोग देती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? विपणन नियंत्रक समूह, उत्पादन सेवा इकाई, विज्ञापन एजेंसी, स्थिति सलाहकार। तो वो कहलाती हैं विज्ञापन एजेंसीज यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो ये एजेंसीज क्या करती हैं कि विज्ञापन किस तरह से बनाया जाएगा, कैसे वो अट्रैक्टिव लगेगा, उसकी पूरी योजना बनाना है, ये सारे काम करने का काम वो एजेंसी करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग एक नई उत्पाद श्रेणी को प्रस्तुत करते समय अधिक मात्रा में किया जाता है। डैश इज यूज्ड हैवली व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई नई उत्पाद श्रेणी को जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किस प्रकार के विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर सूचनात्मक विज्ञापन का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो भी वस्तु होगी हमारी उससे संबंधित सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। वहाँ पर हम ये नहीं करते हैं कि जो है दूसरे उत्पादों से क्या करें, प्रतिस्पर्धा करें, बल्कि हम अपनी जो भी वस्तु होती है उसके उपयोग क्या क्या है, वो कैसे लाभकारी है, उसके ज़रिए किस तरह से आपको शिक्षा मिलती है, जो भी हमारे ग्राहक होंगे उसको उस वस्तु के संबंध में संपूर्ण शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही अगर कोई उससे रिलेटेड आपको दुष्परिणाम भी है तो उसके बारे में भी चीज़ों को बताया जाता है, किस सिचुएशन में इस वस्तु को यूज़ ना करें, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी होती हैं। तो इस तरह का विज्ञापन आपका सूचनात्मक विज्ञापन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनात्मक मांग का निर्माण किस प्रकार के विज्ञापन का उद्देश्य है? बिल्डिंग सिलेक्टिव डिमांड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, डिमांड ड्राइवन एडवर्टाइजिंग। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चयनात्मक मांग का यानी कि जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आपको टीवी लेना है, तो आपने उसके बाद ये डिसाइड किया कि वो टीवी आप किस ब्रांड का लेंगी। तो यहाँ पर जो आपका टीवी लेना हो गया प्राथमिक आपकी मांग, और जो आपने डिसाइड किया कि किस ब्रांड का आपको लेना है तो वो हो जाता है चयनात्मक मांग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चयनात्मक मांग का निर्माण है वो किस विज्ञापन का उद्देश्य है? तो वो हो जाएगा आपका प्रेरक विज्ञापन का यानी कि परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का, कि जो भी आप ब्रांड एक ले रहे हैं तो उसमें आपका एक विश्वास बना हुआ है, तो वही दूसरी ब्रांड की जब कोई नई वस्तु आती है तो वो प्रेरित करती है आपको कि आप उसी वस्तु को खरीदें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में याद दिलाते रहना किस प्रकार के विज्ञापन का उद्देश्य है? कीपिंग कंज्यूमर्स थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, साइकोलॉजिकल एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपभोक्ता को अपनी वस्तु के बारे में बार बार याद दिलाते रहना। क्या होता है, काफ़ी टाइम से अगर किसी चीज़ का एडवर्टाइज नहीं आता तो वो चीज़ हमारे दिमाग से उतर जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक बीच में थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन वस्तुओं के विज्ञापन नए नए ढंग से आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा नई वस्तु लेने जाते हैं तो उस पर भी आपकी पैकेजिंग पर भी लिखा होता है न्यू, न्यू इम्प्रूव्ड। इससे ये रहता है आपके दिमाग में कि हाँ ये वस्तु कुछ नया होकर के आया है इसमें। वो विज्ञापन जो उपभोक्ताओं को वस्तु की बार बार याद दिलाता है तो वो कहलाता है अनुस्मारक विज्ञापन यानी कि रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विज्ञापन उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद एक कंपनी प्रत्येक उत्पाद के लिए अपना डैश निर्धारित करती है। आफ्टर डिटरमाइनिंग इट्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स अ कंपनी नेक्स्ट स्टेप्स इट्स डैश फॉर ईच प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग गोल्स, एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहले ये डिसाइड किया जाता है कि किस उद्देश्य से आप विज्ञापन कर रहे हैं। उसको निर्धारित करने के बाद जो एक कंपनी निर्धारित करेगी वो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अपने उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हमें ये भी देखना होता है कि जो भी विज्ञापन हम कर रहे हैं उसमें हमारा बजट कितना आ रहा है, क्योंकि बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी वस्तु की लागत बहुत अधिक हो जाएगी। एक क्वेश्चन विज्ञापन के बारे में भी ये पूछा जाता है कि विज्ञापन में जो विनियोग किया जा रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि विज्ञापन जो आते हैं टीवी पर तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट होता है उसमें, तो उतना उनको वापस मिल पाता है या वो उतना प्रभावशाली हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क होता है। जब एक कंपनी कोई भी विज्ञापन करने किसी वस्तु का जा रही होती है तो उसके लिए क्या निर्धारित करना इंपॉर्टेंट होता है, विज्ञापन का बजट बनाना कि कितना हमारा बजट है। तो विज्ञापन का बजट कैसे बनता है या कितने तरीके होते हैं उसके, तो इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आप लोग को बताया हुआ है, उस वीडियो में आप लोग जाकर के डिटेल में देख सकते हैं इसे। यहाँ पर जो विज्ञापन उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद एक कंपनी बनाएगी वो हो जाता है बजट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।